अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। कैलाश जी, नीतीश के जो अभी उन्होंने जो कदम उठाए उस पर आप कुछ 2-3 गाने की पंक्तियां कहिए, क्योंकि आप बहुत अच्छा गाते हैं। मैं तुमको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। कैलाश विजयवर्गीय के साथ पूरी बातचीत देखिए देश की बात में, शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल। प्राइमेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। उत्तराखंड में जो हुआ वो हम सबके सामने है। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि देवभूमि इस तरह खंड खंड हो जाएगी। एक बार मौसम विभाग ने फिर चेतावनी दी है कि 25 जून को प्रकृति अपना कहर एक बार फिर से ढा सकती है। पिछली बार सरकार ने विभाग की चेतावनी को हल्के में लेकर लोगों की जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ किया वो सबके सामने है। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये कि क्या इस बार भी सरकार की सुस्ती लोगों की जान ले लेगी। आखिर ये कहने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है कि सरकार की सुस्ती लोगों की जान ले लेगी। ये जो सवाल है वो सरकार के खिलाफ है, सरकार पर उठ रहा है और इसके कई कारण हैं। कारण क्या है, ऐसी जरूरत क्यों आ पड़ी, ऐसी विपदा हुई तो आखिरकार सरकार की कैसी कार्यशैली या भूमिका होनी चाहिए थी। कई पॉइंट्स हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे पास हमारा बेहद ही होनहार पैनल इस वक्त हमारे साथ है। हमारे साथ सुनील चौधरी जी हैं, सपा नेता हैं। चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हर्ष दोभाल साहब हैं, उत्तराखंड पृष्ठभूमि से ही आते हैं, जानते हैं उत्तराखंड के बारे में, बहुत बारीकी से जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, हमें बताएंगे कि आखिरकार दिक्कत हुई तो किसकी गलती, कितनी गलती। इंजीनियर जगदीश भट्ट साहब हैं, महासचिव हैं उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा के और साथ ही पहाड़ संयोजक समिति जो है उससे भी जुड़े हुए हैं। और जगदीश भट्ट साहब बहुत नजदीक है उस जगह के जहां ये पूरा कहर बरपा है, तो वो ज्यादा बेहतर जानते हैं कि क्या कुछ हालात हैं और कैसे इन हालातों को बेहतर किया जा सकता है। ये तमाम चीजें हैं, तमाम मसले हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले आपको दिखाते हैं इस त्रासदी की, इस कहर पर एक रिपोर्ट। इससे पहले उत्तराखंड में ऐसी तबाही देखने को नहीं मिली। किसे पता था केदारनाथ धाम की यात्रा पर गए हजारों लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो अब कभी भी यात्रा से वापस नहीं लौट पाएंगे। और ये यात्रा उनकी आखिरी यात्रा बन जाएगी। सैकड़ों लोग बेघर हो गए, हजारों की तादाद में लोग गायब हैं। आसमान से आई बारिश उत्तराखंड के लोगों के लिए मौत का सबब बन गई। कुदरत के कहर के आगे सब बेबस नजर आए, किसी को कुछ समझ में नहीं आया और लोग अकाल की मौत के मुंह में समा गए। गृह मंत्रालय के मुताबिक अब तक 207 लोगों की मौत हुई है, जबकि करीब 50,000 लोग अभी फंसे हुए हैं।
उत्तराखंड में जल प्रलय ने सब कुछ तबाह कर दिया। जो कभी गांव थे, अब वहां मौत का सन्नाटा है। घरों में पानी के साथ आया मलबा भरा पड़ा है। लोगों को अब तक ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर अब वो क्या करें। 16 जून से लगातार हुई बारिश के पानी की वजह से जब नदियों ने अपना रौद्र रूप दिखाया तो फिर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही ही नजर आई। अपने घर को खोने वाले, जल प्रलय में अपनों को खोने वाले और किसी तरह से तबाही से बच जाने वाले लोगों में उत्तराखंड सरकार से खासी नाराजगी है। सरकार पर लोग राहत बचाव कामों को लेकर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कौन है इस तबाही का जिम्मेदार? क्या उत्तराखंड सरकार है इतनी बड़ी तबाही की जिम्मेदार? मौसम विभाग का कहना है कि उसने 14 जून को ही उत्तराखंड सरकार को इस बात की चेतावनी दे दी थी कि 16 जून को उत्तराखंड में तेज बारिश हो सकती है, लेकिन सरकार ने मौसम विभाग की चेतावनी को अनसुना कर दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि सैकड़ों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अगर उत्तराखंड सरकार ने मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए राहत और बचाव के काम किए होते तो शायद तबाही इतनी ज्यादा और दिल दहला देने वाली न होती जितनी आज दिखाई दे रही है। मरने वाले लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अब चारों तरफ फैले मलबे की वजह से वहां बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से 25 जून को उत्तराखंड में भारी बारिश होने की आशंका जताई है, जिसने एक बार फिर लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर दी है। मौसम विभाग की चेतावनी ने उत्तराखंड की सरकार के सामने भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और ये सवाल ये है कि अब सरकार बाढ़ से निपटने के क्या उपाय करती है। पहले से ही चारों तरफ लाशें और मलबे का ढेर जमा है और अगर अब एक बार फिर से आसमान से आफत आई तो मंजर और भी दर्दनाक होगा। सरकार के सामने भी बड़ी चुनौती है कि लोगों को जल्द से जल्द कैसे राहत पहुंचाई जाए, कैसे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाए। उत्तराखंड में प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाकर तबाही का जो जख्म दिया है उसके घाव इतनी जल्दी नहीं भरेंगे, लेकिन अब भी खतरा कम नहीं हुआ है। न्यूज डेस्क, चैनल 1 न्यूज। वाकई में ये ऐसी आपदा है जिसकी खबर मिलने के बाद लोग जो हैं वो पूरी तरह से खौफजदा हैं, इसलिए क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनके अपने अब भी वहां फंसे हुए हैं। कई ऐसे हैं जो जानते हैं कि वो अपनों को खो चुके हैं और कई ऐसे हैं जिन्हें कुछ खबर की नहीं है। वो नहीं जानते कि उनके परिवार के सदस्य, उनके परिजन, उनकी नजदीकी हैं भी सुरक्षित या फिर नहीं है। आखिरकार इतनी बड़ी आपदा हुई, इतनी बड़ी विपत्ति हुई, प्रदेश की सरकार कहां है, क्या कर सकती थी, क्यों नहीं किया? इस तरह के तमाम सवाल जो हैं इस वक्त वो मेरे और आपके जहन में हैं और इन सवालों के जवाब तलाशने की इस 1 घंटे के दौरान हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। शकील अंसारी साहब कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शकील अंसारी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल 1 न्यूज पर। चर्चा हम लोग कर रहे हैं उत्तराखंड की, जहां पर एक प्राकृतिक आपदा, आप जानते हैं किस तरीके का नुकसान हुआ है, कितने लोगों की जानें गई हैं और आप हमसे बेहतर समझते हैं कि जब ऐसे हालात हों तो राजनेताओं के लिए, सरकार के लिए किस तरीके के सवाल खड़े हो जाते हैं। अंसारी साहब, सबसे पहले मेरा आपसे ही सवाल है, जो देश के गृह मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि 207 लोग मरे हैं, वाकई में बड़ी आपदा है। क्या महज 207 लोग ही मारे गए हैं? देखिए, कोई आदमी आज ये नहीं कह सकता है कि 207 मरे हैं या उससे अधिक ही है। देखिए, सरकारी जो कार्य होती है वो मृतक की घोषणा उसी वक्त करते हैं जब लाश रिकवर हो जाती मिल जाती है जी। और यहाँ जो 207 तो बहुत छोटे रेशियो है, जैसी खबरें आ रही हैं बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हुई है, बहुत सारे लोग हताहत हुए हैं, इतनी दुखद घटनाएं हैं। लेकिन चूंकि नदी एक तरह से ऐसी बही है और उसके साथ ही लाशों को बहा ले गई है और कई जगह मलबों के ढेर जो लग गए हैं उसमें भी लाशें होने का खतरा है। तो अभी प्राथमिकता लाश के ढूंढने या गिनने की नहीं है। प्राथमिकता ये है कि अभी जो जिंदे बचे हुए लोग हैं हजारों की तादाद में, उनको किस तरह से लिफ्ट करा के सही जगह पर पहुंचाया जाए। आज सेना पूरी तरह से लगी हुई है, सेना के 20 हेलीकॉप्टर काम कर रहे हैं। आज उन्होंने रिकॉर्ड भी अभी दिखाया कि 5000 एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से 2000,
इस तरह से 7-8 हजार लोगों को आज लिफ्ट कराया है जी। तो ये एक बड़ा चुनौती है, इस चुनौती भरे कार्य को करना चाहिए। अच्छा अंसारी साहब, आपको लगता है आपदा आएगी? जी अंसारी साहब, आपको लगता है कि प्रदेश की सरकार या प्रदेश का जो सिस्टम है उसकी कहीं कोई लापरवाही रखी है इस पूरे मामले में? क्योंकि मौसम विभाग बार बार ये कह रहा है कि हम तो चेतावनी दे ही चुके थे। अश्विनी चौबे जी जो बिहार के मंत्री हैं वो भी सुरक्षित लौटने के बाद सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि सरकार का फेलियर लग रहा है। क्योंकि मैं जब वहां फंसा था, मेरे साथ जो सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे, हमने तुरंत उत्तराखंड सरकार से संपर्क करने की कोशिश की, उनको बता भी दिया हम यहां फंसे हैं, लेकिन उन्होंने हमें बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं की, कोई फीडबैक वहां से नहीं मिला। देखिए, ये बातों को समझने के लिए बहुत समय है हमारे पास जी कि सरकार की लापरवाही हुई, अधिकारियों की लापरवाही हुई। आज के दिन हमको सबसे पहले ये बात समझना चाहिए कि रिलीफ मेजर बहुत तेजी से चलाने चाहिए और उसमें अब कोताही किसी तरह की नहीं हो। जो कोताही हो गई, जिसकी वजह से हादसा हो गया, वो तो जांच का विषय है, जांच होगी। और आपने ये तो कहा कि कोताही हो गई, आपका ये कहना ही काफी है। जगदीश भट्ट साहब हमारे साथ हैं। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं। एक सेकंड, मैं नहीं कह रहा कोताही हो गई। कोताही अगर हुई है उसकी जांच का विषय है। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा मेरे मुंह में आप नट डालिए कि कोताही हो गई है। अंसारी साहब, अगर हुई आप पूरी तरह से फ्री हैं अपनी बात को रखने के लिए। आखिरकार चर्चा है और आप अपनी बात रख सकते हैं। मेरे कहने का सीधा सा मतलब ये कि आप भी कहीं ना कहीं आप बोलें या ना बोलें, जो आप कह रहे हैं अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, उसका सीधा सा मतलब यही निकलता है कि आप भी जानते हैं कि कहीं कुछ गलती हुई है। चूंकि आप कह रहे हैं कि ये सब बातें करने के लिए बहुत वक्त है, फिलहाल रेस्क्यू पे काम करना चाहिए। आपदा जब होती है उसमें बहुत सारी गलतियां नहीं भी होती हैं। बड़े बड़े आपदा को अमेरिका ने, इंग्लैंड में, जापान में, बड़े बड़े कंट्री में जहां बहुत सारी सुविधाएं क्या टाल दिया है? नहीं टाल सकते हैं। इसलिए हम एक लाइन में कहते हैं, ये बात सही है कि डेमोक्रेटिक, बहुत सही कहा। जगदीश भट्ट साहब फिलहाल हमारे साथ हैं। सरकार अगर के जिम्मेदार हैं, एक सेकंड हम अपनी बात खत्म कर रहे हैं। जी सरकारों के प्रति जनता, क्योंकि डेमोक्रेसी यहाँ है, उसको जिम्मेदार मानेगी और स्वाभाविक बात है ये। इसमें कोई अस्वाभाविक हम नहीं मानते हैं। सरकार को लगेगा कि और अच्छी तरीके से काम करे, जितनी भी की जा रही है उससे और ज्यादा करे, उसके लिए उनके प्रति जो है उनको नाराजगी भी होगी। ये सब डेमोक्रेटिक प्रोसेस में होते हैं, इसमें कोई दो राय की नहीं। बिल्कुल ठीक बात आपने कही है। जगदीश भट्ट साहब, आप जरा हमें बताएं वास्तविक जो हालात है, चूंकि अब मौसम विभाग एक बार फिर से कह रहा है कि 25 तारीख को भी ऐसी ही स्थिति हो सकती है। आपको वर्तमान सिचुएशन को देखकर, प्रेजेंट सिचुएशन को देख के लगता है कि 25 तारीख के लिए सरकार तैयार है? अगर फिर से कुछ ऐसा होता है, विनाशकारी होता है, क्योंकि नेचुरल क्लेमिटी पे इंसान का कोई जोर है नहीं, वो कर सकता है तो कुछ प्रिकॉशन ले लेगा, कुछ बचाव कर लेगा। प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसको देख के आपको लगता है कि उत्तराखंड सरकार ऐसा कुछ भी कर पाने में सक्षम है? मेरे को जो लगता है, उत्तराखंड सरकार के पास आपदा नियंत्रण के लिए कोई साधन नहीं है और कोई प्रयास भी नहीं कर रहे हैं जी। और सिर्फ अगर सेना यहाँ पे नहीं होती तो हम बहुत बड़े हादसे की ओर बढ़ रहे थे, जिसको सिर्फ सेना कंट्रोल कर रही है। आज के दिन पुल बना रही है तो सेना बना रही है, सड़क बना रही है सेना बना रही है, राहत कर रही है सेना कर रही है। क्यों ना इस पूरे क्षेत्र को सेना को सौंप दिया जाए अगले 1 साल के लिए। और जब उत्तराखंड सरकार कुछ काम ही नहीं कर रही है तो हम क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन के लिए मांग करें? वहां पे ये कांग्रेस वाले बैठे हैं और इनकी सरकार है, दिल्ली से नियंत्रित हो। अंसारी जी तो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र है, इसलिए लोग सरकार से जवाबदेही की उम्मीद करते हैं, लेकिन ऐसे में सरकार भी क्या कर सकती है? अंसारी जी ये कह रहे हैं। मैं इस पर आपका रिएक्शन चाहती हूँ भट्ट साहब। मैं कह रहा हूं, जब दिल्ली से नियंत्रित होना है तो राष्ट्रपति शासन लगा के गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय अपने हाथ में ले उस क्षेत्र को। धारचूला में इतना बड़ा तूफान आया, 3 गांव बह गए, किसी को फिक्र नहीं है, न वहां प्रशासन को फिक्र है और न मीडिया वालों को फिक्र है, न राज्य सरकार को फिक्र। कौन देखेगा? उस भारत का एक इलाका है धारचूला जो चीन से एकदम सटा हुआ है, नेपाल से सटा हुआ है, कौन देखेगा? कोई देख ही नहीं रहा है, कोई करने को तैयार नहीं है। वहां पे सारे लोग जो है केदार घाटी पे घूम रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, मीडिया के साथ जा रहे हैं। प्रतिपक्ष का नेता हो चाहे सत्ता पक्ष का नेता हो, फोटो खिंचाना उनको आता है और सेना को काम करने में दिक्कतें पैदा कर रहे हैं ये लोग। ये तो आपको लगता है कि सरकार जो है वो पूरी तरह से नाकामयाब है इस मामले में? पूरी तरह से नाकामयाब, पूरी तरह से। सिर्फ केंद्र सरकार, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय काम संभाल सकता है, उसको सौंप देना चाहिए ये सब काम। बिल्कुल भट्ट साहब, जो आप कह रहे हैं काफी हद तक लोग भी ऐसा ही सोच रहे हैं। फिलहाल हम चाहते हैं कि आप लोग भी, हमारे पैनल में जो लोग मौजूद हैं, आप सभी और साथ ही हमारे जो व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं,
उनको दिखाते हैं खौफनाक 10 तस्वीरें, ऐसी 10 तस्वीरें जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप उठेगी और आपको यकीन नहीं होगा कि किस तरीके की ये त्रासदी थी। देखिए सिर्फ और सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर खौफ की ये 10 बड़ी तस्वीरें। पहली तस्वीर ये आप देख रहे हैं, तीसरी तस्वीर आपके सामने किस तरीके से, चौथी तस्वीर टूटा हुआ हाईवे और गिरते हुए घर, पांचवी तस्वीर आपके सामने है जहां सड़क कहां थी अब आप शायद खोजेंगे तो भी नहीं नजर आएगी। छठी तस्वीर आपके सामने है, आप देख सकते हैं किस तरीके की स्थिति है, तहस नहस है सब कुछ। सातवीं तस्वीर वो घर जो अभी वहां मौजूद है, कब गिर जाएंगे कहना बड़ा मुश्किल है। ये जो तस्वीर आप इसमें देख रहे हैं बहुत गौर से देखने पर नजर आएगा कि यहां कई शव जो हैं वो अभी भी पड़े हैं। केदारनाथ का जो मेन गेट है, जैसा भट्ट साहब कह रहे हैं कि सभी का फोकस इस वक्त यही नजर आ रहा है, जबकि धारचूला जो कि 12 किलोमीटर नजदीक का की एरिया है, काफी वहां भी नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बावजूद लोग उस और ध्यान नहीं दे रहे। तो एक के बाद एक ये 10 तस्वीरें आपके सामने हैं, विनाश की 10 तस्वीरें, खौफ की 10 तस्वीरें, दर्द की 10 तस्वीरें। तो ये वाकई में बताती है कि किस तरीके की त्रासदी हुई है, किस तरीके का माहौल है। और फिलहाल भट्ट साहब वहीं से जुड़े हुए हैं और संघर्ष समिति को तो देख ही रहे हैं, पहाड़ संयोजक समिति को भी वो देखते हैं और वो जानते हैं कि किस तरीके की स्थिति पहाड़ में वहां लोगों के लिए इस वक्त बनी हुई है। उन्हें लगता है कि सरकार काम नहीं कर रही और मुश्किल खड़े कर रहे हैं वो लोग जो यहां जा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, बड़े बड़े नेता जो जा रहे हैं उनसे दिक्कत हो रही है। आपको भी ऐसा लगता है सुनील चौधरी जी की सरकार हर मामले में नाकामयाब रखी और 25 जून की जो अल्टीमेटम कहना चाहिए या क्या कहूं, इसे एक अलर्ट जो मौसम विभाग ने कह दिया कि भाई 25 तारीख को भी ऐसी त्रासदी हो सकती है। पहले तो मैं एक बात बोलूंगा अंसारी जी से कि अंसारी जी आप कहते हो कि सरकार का कोई दोष नहीं है। जब 14 तारीख को मौसम विभाग ने बता दिया था कि बहुत तेज बारिश आएगी, तो जब आपको अंदाजा लगा देना चाहिए था, आपको यात्रा वहीं रोक देनी चाहिए थी, जहां लोग हैं वहीं से वापस भेज देना चाहिए था, वहां रोक देना चाहिए था। आपने जब मौसम विभाग खुल के कह रहा है कि 14 तारीख को बहुत मूसला बहुत तेज बारिश आएगी, ऐसा नहीं है, पहले भी ये चीजें हुई हैं, पहले ही बादल फटे हैं, पहले ही बारिश आई है, पहले ही बाढ़ आई है। तो अगर 14 तारीख को यात्रा रोक देते, लोगों को सावधान कर देते, जहां थे वहीं रोक देते, तो मैं समझता हूं कि ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती। पर आप लोगों ने 14 तारीख के मौसम विभाग, आपने पहले भी अभी आप महीने 2 महीने का उठा के देख लीजिए, मौसम विभाग ने जब जब बारिश कही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे कहीं भी हो, वो सारी बातें उनकी बिल्कुल सिद्ध हुई है। आप अपना पुराना रिकॉर्ड मौसम विभाग को उठाए देख लीजिए, हम लोग भी न्यूज देखते हैं, जब बारिश बोली जब बारिश हुई है। तो अगर 14 तारीख वाली घटना को आप सीरियस ले लेते तो मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी आपदा नहीं होती है। और अब देख लीजिए 25 को फिर वही है। तो सुनील चौधरी जी आपका ये सवाल अंसारी जी से है। अंसारी जी बिल्कुल आपसे इस पर जवाब लेंगे, फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापसी और फिर अंसारी जी हमें बताएंगे कि आखिर क्यों सरकार इस तरीके के मामलों में अनसुना करती है या सुनकर भी उसे लगता है कि नहीं बातें उतनी बड़ी नहीं है, महज विभाग ने कह दिया कुछ होने वाला नहीं है। छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द वापसी। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है ₹1 में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। सेवा कर असेसिंग खास आपके लिए पेश है स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन स्कीम 2013। ब्याज, जुर्माना और अन्य कार्यवाहियों से छूट। अपने बकाया देय सेवा कर की सही घोषणा करें और इसका आधा भुगतान 31 दिसंबर 2013 से पहले करें और बाकी का 30 जून 2014 तक। सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क। सरकार की सुस्ती इस बार भी ना ले ले लोगों की जान, यही हमारा सवाल है। शकील अंसारी जी हमारे साथ हैं, जिनसे ब्रेक से पहले, शकील जी आपसे ब्रेक से पहले सुनील चौधरी जी ने एक सवाल पूछा था और सुनील चौधरी जी आपसे जानना चाहते हैं कि आप हमें ये बताएं 14 तारीख को जब मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया सरकार को, तो क्या सरकार सो रही थी जो उसे स्पष्ट चीजें सुनाई नहीं दी, और अगर सुनाई दी थी तो कोई एक्शन कोई रिएक्शन क्यों नहीं हुआ? आपने ये सब जानने के बाद भी 50,000 60,000 जो यात्री थे उनकी यात्रा लगातार चल रही थी, ये वो फिलहाल आपसे पूछ रहे हैं।
देखिए ऐसी ही बात है ये जी कि कल जो बिहार के एक्स मिनिस्टर चौबे जी ने बयान दिया है जी जी उसी के बुनियाद पर ये सब सवालें उठ रही हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल यह है कि मौसम विभाग ने एडमिनिस्ट्रेशन को दिया था कि नहीं दिया था। एडमिनिस्ट्रेशन ने जवाब अगर अलर्ट मिल गया था मौसम विभाग का तो उन्होंने यात्राओं को क्यों चालू रहने दिया, रोका क्यों नहीं। मैंने पहले ही कहा ये बहुत बड़ा विषय है जी जी। जो विषय जांच का है और निश्चित रूप से सरकार इस विषय पर जांच कराएगी। आज का ये विषय नहीं है। आज अगर इस बात की राजनीति की जाती है तो बहुत ओछी और हल्की राजनीति है। आज तो है कि इंसानियत की हिफाजत किया जाए, मुहावजत किया जाए, उनकी मदद की जाए, इनको फिर बाद में हम निपटेंगे जो लोग जिम्मेदार हैं। आज हम उन अधिकारियों का जांच करा ले, अधिकारियों को जांच के दायरे में लाएं और उनसे ही काम लेना है तो उनको ही हम डिमोरलाइज करें। इससे अच्छा अभी काम करने दीजिए। अभी हमारे भाई कह रहे थे सेना कर रही है काम, तो सेना भी तो एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा है और केंद्र सरकार ने कभी भी आपदा के लिए सेना का उपयोग करते हैं हम, और सेना के जवान बहुत ही मुस्तैदी के साथ इस कार्य को अंजाम हमेशा देते रहे हैं, वहां भी अंजाम दे रहे हैं। उनको हम वेलकम करते हैं। हमने बिल्कुल सुना आपको, बहुत सही, बहुत वाजिब पॉइंट आप रखते हैं हर बार, और इस बार भी आपने बड़े मुद्दे की बात कही है। इस पर मैं भट्ट साहब से भी जवाब लूंगी और सुनील चौधरी जी ने जो आपसे सवाल पूछा उनसे भी पूछूंगी कि वो आपके इस उत्तर से कितने संतुष्ट हैं। फिलहाल हर्ष डोभाल जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के। हर्ष जी, आप जरा बताएं कि क्या कोई गलत बात है अगर इस टाइम पे सरकार से ये पूछा जाए कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, जैसा अंसारी जी कह रहे हैं। अंसारी जी कह रहे हैं कि अभी तो ये पूछने का वक्त ही नहीं है, अभी तो ये देखो कि कैसे बचाएंगे। देखिए अंसारी जी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अभी कोई सवाल ना पूछो। जी जी। और इनका कहने का मतलब ये कि अभी ना पूछो और इस पे बाद में पोस्टमार्टम बाद में करेंगे। मनीष तिवारी जी ने भी कहा है। मैं इससे पहले आपके सवाल का जवाब देने से पहले 3-4 तथ्य मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात है कि आपने बताया, सब लोगों को पता है कि हिमालय नवीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में एक है दुनिया की, बिल्कुल, और इसलिए कच्ची है और आपदाएं उतनी पुरानी जितनी पुराना हिमालय है। तो ये कहना कि आपदा कहीं कभी नहीं थी और इस बार कांग्रेस में हो गई और उस समय हो गई, ये भी गलत होगा। लेकिन आपदाएं जब आती थी, एक ह्यूमन फैक्टर जुड़ा है पिछली शताब्दी में, पिछले 10-20 सालों में, जिसकी अभी तक यहाँ पर बात नहीं हो रही। बहुत बड़ा ह्यूमन फैक्टर है जिसको कहते हैं ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर। ये इसमें हमें सब साफ साफ दिख रहा है। इसमें चाहे सरकार के द्वारा बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे जो मकान अनियमित तरीके से बने हुए अनरेगुलेटेड, जो आपने देखा हैवी माइनिंग हो रही है, जो सरकार पावर में आती है। अंसारी जी से ही पूछा जाए कि इनकी सरकार ने आते ही पिछले 1 साल में बिना स्टडी किए, मैंने जर्नलिस्ट उत्तरकाशी अर्थक्वेक कवर किया है, मैंने चमोली भूकंप कवर किया है और मैंने मालपा ट्रेजेडी कवर की हुई है। और हमने देखा है हर समय यही सवाल उठते हैं, हर समय होता है बाद में सवाल करो और उसके बाद भुला दिया जाता है। क्या इस बीच कभी जब ट्रेजेडी होती है ना, जो हो रहा है नी जर्क रिएक्शन है, अंग्रेजी में कहते हैं नी जर्क रिएक्शन। हो गया, आपाधापी हेलीकॉप्टर लाओ, करना पड़ेगा, ये इस समय एक त्रासदी और ये करना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि राजनेता या हम लोग भी जो दिल्ली में बैठे हैं असल में हम परिकल्पना भी करने लायक हैं या कर सकते हैं कि क्षति कितनी हुई है। और क्षति उत्तराखंड की नहीं है, क्षति उस पहाड़ों की नहीं है, ये क्षति पूरे नीचे तक है। अभी जो श्रद्धालु भी जो मरे हैं वो भी बाहर के हैं। पहली बात यह है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कभी भी ट्रेजेडी के बाद जब त्रासदी होती है उसके बाद ये सारी रिएक्शन होते हैं, लेकिन एक बार थम जाए तो उसके बाद सीरियसली जिसको कहते हैं कि हम एक स्टडी करें कि किन सरकारें नहीं करती हैं, इंटेंसिफाई क्यों हुई प्रॉब्लम, या रेस्क्यू क्यों नहीं हुई है, या वहां इमरजेंसी कम्युनिटी। अभी मेरी एक दोस्त फंसे हैं मनेरी के ऊपर, कम्युनिकेशन नहीं है। आपको पता है पिछले जब भूकंप आया था उत्तराखंड का यही हाल था वहां पे, तब भी, उससे पहले भी था, पिछले साल बाढ़ आई है। अब आपकी सरकार 1 साल रही अंसारी साहब, पिछले साल बाढ़ आई थी, पिछले साल में एमओयू साइन करने के अलावा कि आइए और यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाइए, और सरकार के बाद सरकार टनलिंग, माइंस, आपका जो है डिफॉरेस्टेशन, सड़कें आप बना रहे हो, तमाम तरह का जो कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं, उससे ये आपदा बढ़ी है। पानी आता था, पानी के साथ जो सिल्ट, अंसारी साहब फिर घूम फिर के सवाल आपके पास ही आएगा, आप नाराज ना हो, लेकिन हम चाहते हैं कि बड़ी नेक नियत से आप हमें ये बताएं। अंसारी जी का नहीं है, बीजेपी सरकार ने भी किया उससे पहले। हम तो कह ही रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हर्ष जी की सरकारें कॉन्स्टेंटली चेंज होती हैं, लेकिन उनका रवैया चेंज नहीं होता। कभी वो बहुत डीप स्टडी करने को तैयार नहीं थे या बदलाव करने को तैयार नहीं है, वो जब नतीजे आती है तो फिर एक बात और कहूँ, रही बात आईएमडी की, आईएमडी ने ये बोला था कि भाई कहीं हल्की या भारी बारिश हो सकती है, बहुत प्रिसाइज उन्होंने प्रेडिक्शन की थी। और अगर इनको पता लग भी गया होता तो
क्या करना सर, शशिधर रेड्डी साहब हैं, उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के। उन्होंने भी इस बारे में जिक्र किया कि ये तो वहां सरकारों को मालूम होना चाहिए कि वहां ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है। और इसके बाद मिनिमम जो सरकार कर सकती थी वही थी कि 14 तारीख के बाद कम से कम यात्रा रोक ले। यात्रा रोक, ये सरकार को करना चाहिए। हाँ। अंसारी साहब, आप जवाब दें हर्ष डोभाल साहब का। देखिए, उनके बात कोई गलत तो कह नहीं रहे हैं कि हम सवाल और तर्क और वितर्क करें। सरकारों को इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो पहाड़ी स्टेट हैं, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी तो उनके परमानेंट सॉल्यूशन के लिए उनको तैयार रहना चाहिए जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। वो सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, हम सभी सरकारों को ये अपनी तैयारी मुकम्मल रखना चाहिए आपदा से निपटने के लिए, एक। और दूसरी बात, जो उन्होंने बहुत सवाल अच्छे उठाए हैं कि बिना जो प्रबंधन, जो डेवलपमेंट के वहां कार्य हो रहे हैं और जिस तरह से पहाड़ पे काम हो रहे हैं जिसकी वजह से कुछ आपदाएं हो सकती हैं, तो निश्चित रूप से उसका ख्याल रखना चाहिए कि अंसारी साहब, सारे पॉलिटिशियन कह रहे हैं ख्याल रखना चाहिए, कोई नहीं रखता। रखेगा कौन? कमीशंस है उसमें, किकबैक्स है, करप्शन है, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस। हर्षी, मैं चाहती हूँ एक रिपोर्ट है जो आप सब सुने। नहीं, वो तो जनता है ना, जनता भी बड़ी महत्वपूर्ण है ना विषय। कैग की रिपोर्ट की एक रिपोर्ट क्या कहती है आप सुनिए। सारे घड़ियाले राज्य की आपदा प्रबंधन तंत्र की तरफ इशारा करते हुए कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि नियमों के अनुसार आपदा के समय उससे निपटने की तैयारी और जिम्मेदारी आपदा प्रबंधन तंत्र की होती है, लेकिन इस मामले में राज्य की अथॉरिटीज पूरी तरह से निष्क्रिय थी। राज्य आपदा प्रबंधन प्लान निर्माणाधीन था और कई आपदाओं के लिए कोई योजना बनाई ही नहीं गई। ये लापरवाही तब और भी बढ़ गई जब आपको ये पता हो कि 2007 से 8 के दरमियान और 11 से 12 के बीच राज्य में 653 लोगों ने प्राकृतिक आपदाओं में अपनी जानें गंवाई। 55% लोगों की मौत भूस्खलन और तेज बारिश के चलते हुई। इस अवधि के दौरान राज्य में 27 बड़े लैंडस्लाइड हुए। अकेले साल 2012 में 176 लोगों की मौत नेचुरल क्लैमिटी के उस पर हुई। उस पर से दिग्विजय सिंह आपके ये कहते हैं कि अब कैग इसमें भी आ गया, कैग अब ये भी बताएगा। भट्ट साहब, आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा इंटरफेरेंस है पॉलिटिक्स, जो करनी चाहिए उनको वो नहीं करते, दूसरी चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है? जो मेरे को लगता है जी कि हम मतलब के सवाल जवाब में हम हिमालय के लिए ज्यादा नहीं डिजास्टर मैनेजमेंट अलग होना चाहिए, इसीलिए। और जो मेरी खुद की राय है वो ये है कि हिमालयन डिजास्टर फोर्स के नाम से वहां के लोगों की एक टीम बना के जो वहां के नियंत्रित करे। और दूसरी बात, अगर हम जो अभी तक की बात करें कि हिमालय का डिजास्टर और तमिलनाडु का डिजास्टर दोनों एक नहीं हो सकते, दोनों को एक ढंग से नहीं निपटा जा सकता। कंडीशन में बहुत डिफरेंस है। तीसरी बात कि जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है कि ऋषिकेश से ऊपर हमने 2 लाख आदमियों को किस ढंग से भेज दिया, किसके भरोसे भेजा, उसके बाद भी अगर इतने लोग भेज दिए तो ऊपर व्यवस्था क्या थी, आपदा प्रबंधन की क्या व्यवस्था थी। हम केदारनाथ या आसपास एक हेलीकॉप्टर आज के दिन में नहीं उतार पा रहे। ये किसकी गलती है? सरकारों की, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। लेकिन अभी तो कांग्रेस है ना भट्ट साहब, अभी तो कांग्रेस है और वहां की व्यवस्था की गलती है। लेकिन भट्ट साहब, आप मानेंगे कि अभी कांग्रेस है तो बहुगुना साहब की भी गलती है, उनकी सरकार की भी गलती है, सेंटर में भी कांग्रेस है, कहीं कोई कोऑर्डिनेशन नेचुरल क्लैमिटीज को लेकर या डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर तो दिखा नहीं। बहुगुणा सरकार की भी हो सकती है और निशंक सरकार की भी। मैं खंडूरी को भी बुरा मानता हूं। उन्होंने क्या किया, जब वो मिलिट्री में एक सिविल इंजीनियर होकर के वहां पे मुख्यमंत्री के रूप में बैठे तो उनको भी मालूम है पहाड़ क्या होता था। खंडूरी को भी छोड़ना नहीं चाहता इस मामले में, क्योंकि खंडूरी सबसे ज्यादा दोषी सोचते हैं, क्योंकि वो इंजीनियर होकर के पहाड़ के बीआरओ के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री होते वो भी सोए रहे। क्यों? इसलिए कि भाई उनके जो मातहत लोग थे उन सब लोगों को पैसा इकट्ठा करना है और सब कुछ करना है। आज भी सबकी होड़ सिर्फ ये लगी हुई है, पैसा इकट्ठा किया जाए। वहां के लोगों को राहत नहीं मिलेगी। 1980 के दशक में जो जून के 23 तारीख को एक भूकंप आया था, पिथौर का कुछ हिस्सा उसमें डैमेज भी हुआ था, उसकी राहत राशि आज तक वितरित नहीं हुई। राहत राशि को लेकर आपने बात कही और कैग की रिपोर्ट भी ये कहती है कि आपदा राहत कोष जो है उसके धन के इस्तेमाल में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां होती हैं, वो तक खर्च नहीं हो पाता। तो कैसे ये सब कुछ होता है और क्यों इस कारण से अल्टीमेटली इनडायरेक्ट और डायरेक्ट लोगों को ही परेशानी उठानी होती है, इस पर भी करेंगे चर्चा। फिलहाल छोटा सा ब्रेक और बहुत जल्द वापसी। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हाल,
ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सदों से भी सदा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सदों से भी सदा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी, आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शकील अंसारी साहब कांग्रेस से, सुनील चौधरी जी सपा से, हर्ष दोभाल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और साथ ही इंजीनियर जगदीश भट्ट साहब महासचिव हैं उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा के। और लगातार बातचीत जारी है। बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है इस दौरान ब्रेक के दौरान खुलकर सामने आए हैं, जिस पर जवाब हम आगे लेंगे। भट्ट साहब बता रहे थे, भट्ट साहब मैं चाहती हूं आप खुद बताएं, जो व्यूवर्स हैं वो सुने आपको कि किस तरीके से दूसरी स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो बड़ी प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस का अपना वहां कोई प्रयास नजर नहीं आ रहा। मेरे को जो सूचना है इस समय सबसे अच्छा काम पंजाब गवर्नमेंट के 2 हेलीकॉप्टर और उनकी राहत सामग्री लोगों तक पहुंच रही है। उसके अलावा संघ के कुछ लोग अभी शाम को और कल सुबह धारचूला के लिए 12 ट्रक सामग्री लेके हरिद्वार से निकल रहे हैं। जी जी। बीजेपी या कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और क्योंकि उनकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, और मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस की सरकार कांग्रेस के सामान को या केंद्र के सामान को राहत राशि के रूप में पहुंचा सके। और सिर्फ सेना पे हम भरोसा कर सकते हैं, जो 98% सामग्री लोगों तक पहुंचा सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, व्यक्तिगत मेरा अनुभव है पिछले बार की तरह भी, कि सेना को सौंपा जाए इस सारा काम, और सेना ही मतलब आपको सेना पे भरोसा है, सरकार पे भरोसा नहीं है? किसी सरकार पे नहीं, किसी आदमी पे भी नहीं है हमको, सेना के अलावा आदमी पे भी नहीं। जी जी। सुनील चौधरी जी भी हमारे साथ हैं। सुनील चौधरी जी, आप भी एक हेल्प का बता रहे थे कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। जी जी उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय नेताजी ने जी और हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने 25 करोड़ रुपए जी सरकार को दिए हैं, उत्तराखंड को दिए हैं। 25 करोड़ रुपए मैं समझता हूं अब तक किसी सरकार ने कोई 2 करोड़, कोई 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश की सरकार 2 करोड़ और हरियाणा 10 लेकिन क्योंकि ये हमारे प्रदेश का हिस्सा था और हमें आज भी इससे लगाव है, आज भी हमें उत्तराखंड लोगों से बहुत ज्यादा लगाव है। और हमारे मुख्यमंत्री ने ये भी कहा उसके अलावा भी कि हमारे जो भी कार्यकर्ता अपनी तरफ से सहयोग करें, सामान इकट्ठा करें, कपड़ा इकट्ठा करें, दवाइयां इकट्ठा करें। तो सिर्फ कहा है कार्यकर्ताओं से या वो कर भी रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, नोएडा में भी कर रहे हैं, हर जगह इकट्ठा कर रहे हैं। हम लोग खुद लगे हुए इकट्ठा करने में, और इकट्ठा करके फिर वहां पीड़ितों तक पहुंचेगा। क्योंकि आप देख लो वहां इतना बुरा हाल है कि एक पानी की बोतल अभी मैं मीडिया में देख रहा था कि 200 रुपए की पानी की बोतल बिक रही है। वो कैसे बिक रही है? ये बिना सरकार कहां से बिक जाएगी? क्या सरकार को मालूम नहीं है ब्लैक चालू हो गया है? हर चीज पे ब्लैक चालू हो रहा है। 500 पैकेट गिरा रहे हैं, 5000 आदमी है, तो वहां क्या वो लड़के मर जाएंगे? आपने 4 दिन से भूखे बैठे हैं लोग। तो मेरा शकील जी से इतना कहना है, अंसारी जी से इतना कहना है, अंसारी जी अपनी सरकार को थोड़ा तेज करिए। बहुत ज्यादा आदमी, 50,000 आदमी ऊपर फंसा है। अगर 5000 आदमी डेली भी उतारेंगे तो 10 दिन का काम लगेगा। 10 दिन में तो आदमी भूख से मर जाएंगे। क्या खाएंगे वहां पर? मिट्टी थोड़ी खाएंगे। तो इसको राष्ट्रीय
इसको राष्ट्रीय आपदा को घोषित करें जी। और इसमें सरकार से ज्यादा, क्योंकि सेंट्रल में भी आप और यूपी वहां क्या कहते हैं स्टेट में भी आप हो, तो दूसरा तो को बचा नहीं है, किसी और से परमिशन लेनी नहीं है। या तो ये होता कि केंद्र में बीजेपी है तो बीजेपी के पास आपको जाना पड़ता है। यहाँ सब कुछ आप ही का है, आप ही को करना है। पब्लिक जिसका मर रहा है उसी के दर्द होता है ना। भाषण तो कोई भी दे देता है, पर जिसकी मौत जाती है वो जवाब मांगता है कि क्या कसूर किया था। भाई वो शिव जी के दर्शन करने गए, यही तो कसूर था उनका। अगर 14 तारीख को आप सीरियसली ले लेते तो मैं समझता कुछ भी नहीं होता, जो था सब सेफ हो जाते, रुक जाते भाई। हर्ष डोभाल जी, आपको भी यही लगता है कि अगर सरकार ने उस वक्त सीरियस ले लिया होता शायद ये स्थिति नहीं होती, और 25 से पहले सरकार सीरियस होगी, ऐसा भी लगता है आपको? देखिए, हम लोग ने इसको 14 को रोक दिया, 15 को दे दिया, ये मामला 14-15 का नहीं है। ये नहीं, हम तारीखों पर फोकस नहीं करना चाहते हैं। हमें कह रहे हैं, हमें बात सुनिए आप प्लीज। ये एक बहुत क्यूमुलेटिव, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, ये उसका इम्पैक्ट है। 14 को आप यात्री रोक देते, कुछ लोग बच जाते, गांव न बचते वहां के, या मंदिर का पुजारी न बचता, या जिसमें 500,000 बाबा बह गए होंगे वो कहां से बचते हो, तो वहीं रहते। तो फैक्ट है कुछ कम होती शायद त्रासदी। हम ये कह रहे हैं कि जब त्रासदी हो गई उसके बाद ये रिएक्शन है, और कितना भी कुछ कर ले अब सरकार, इतना ही करेगी, थोड़ी बढ़िया कर सकती है। ये नहीं हो सकता कि आपने पूरा सारी त्रासदी खत्म कर लिए, सारे लोगों को रिलीफ दे दिए, क्योंकि आपकी प्रिपरेटनेस नहीं है, क्योंकि आपकी थिंकिंग नहीं है लॉन्ग टर्म। डिजास्टर के बाद कितना करेगा कोई? हम बता रहे हैं, हम 1900 उत्तरकाशी वाला भूकंप का कब आया था। हाँ, जो आप धारचूला वाली बात करते हो, टिहरी के कुछ गांव में हुई थी। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र था। 8 दिन बाद हम लोगों ने दिल्ली से, सर्दी का मौसम था, दिल्ली से कपड़े इकट्ठे किए और एक विद्यार्थियों का दल पहुंचा था टिहरी के दूरस्थ गाँव, पटवारी तक नहीं पहुंचा था वहां कई दिन बाद। ये हालत होगी वहां पर आज की डेट में। धारचूला लोग नहीं पहुंचने की फोकस नहीं, तो अब हम इस कंडीशन में सरकार से उम्मीद करें या नहीं करें? हम ये कह रहे हैं सरकार से उम्मीद करें, लेकिन सरकार का, क्योंकि सरकार का रिएक्शन आफ्टर डिजास्टर है, प्री प्रिपेयर्डनेस नहीं थी, डिजास्टर से पहले की तैयारी नहीं थी। सरकार से उम्मीद करें, और सरकार से उम्मीद तो करें, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली में आके कह रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे दूसरे दिन, और कह रहे थे कि साहब हम बताने आए हैं प्राइम मिनिस्टर को। अब केंद्र में उनकी सरकार, राज्य में उनकी सरकार, आपको अपने प्रधानमंत्री को बताने आना पड़ेगा दिल्ली कितनी क्षति हो गई। फोन पे या पता नहीं, टेलीविजन नहीं बता रहा, आप लोग नहीं बता रहे, मीडिया नहीं बता रहा। तो ये स्थिति है जिस राज्य की, जिस राज्य का मुखिया इतना कटा हुआ जनता से, या इतना मैं क्या बताऊं, मतलब इस तरह का एक्ट में शब्द नहीं है मेरे पास। आपको उत्तरकाशी या कहीं होना चाहिए, कैंप लगाते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें दिल्ली में। अंसारी जी, पंजाब में बीजेपी की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, वो लोग आपके स्टेट में जाके मदद कर रहे हैं, अपने स्टेट वाले कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यूपी आपको 25 करोड़ रुपए दे रही है मदद के लिए, हरियाणा अलग दे रहा है, मध्य प्रदेश अलग दे रहा है, तो ये मदद पहुंचेगी कहां? लोग तो अभी भी वैसे ही हैं, जस के तस हालात हैं। आपकी अपनी पार्टी या सरकार क्या कर रही है? देखिए, ये डिबेट के लिए बहुत अच्छा मौजू है, और इसको आप जितना डिबेट में कर डिबेट लेकिन उसी मौजू पे होती है अंसारी साहब, डिबेट उसी मौजू पे होती है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और आपसे जवाब लेना चाहते हैं। आज आपको इस चर्चा में शामिल करने का मकसद ये है कि हमें पता चले डिबेट कर रहे हो। सबसे पहले प्रधानमंत्री गए और 1000 करोड़ रुपए का सेंट्रल राशि दिया जी, प्राइम मिनिस्टर ही के आदेश से वहां सेना गई, और किसके आदेश से जाती है? कोई मध्य प्रदेश सरकार के आदेश से, जो आप 2 लाख रुपया दे दिया, किसी ने 25 लाख। हेलो जी कहिए अंसारी साहब, हम सुन रहे हैं आपको। ये कांग्रेस की जेब से नहीं गया है, ये हमारे देश की जनता का पैसा है, उसमें से आप लोगों ने दिया है। अगर जी आप ये कहना चाह रहे हैं अंसारी जी कि कांग्रेस ने अपनी जेब से दिया है, आपने मनमोहन ने दिया, तो ये गलत है। ये हमारा और आपका पैसा है जो हम लोगों ने टैक्स के द्वारा इस बिल्कुल देश के कोष में जमा किया है जी। और जो पार्टियों ने दिया वो अपने फंड से दिया, वो फंड से दिया। ये सरकार ने जो दिया वो पब्लिक का पैसा, वो पब्लिक का पैसा, किसी भी सरकार ने दिया। अंसारी जी तक शायद इस वक्त आवाज नहीं पहुंची, उनसे एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने बड़ी मुद्दे की बात कही, आपने बड़ी मुद्दे की बात कही कि भाई ये जनता का पैसा और जनता का पैसा जनता को दे रहे हो, तो इसमें कोई एप्रिसिएशन या इनिशिएटिव लेने वाली बात नहीं है। क्या की रिपोर्ट जगदीश भट्ट साहब ये भी कहती है कि राज्य आपदा राहत कोष के धन के इस्तेमाल में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। कहा गया है कि राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा की सालाना रिपोर्ट तक तैयार नहीं की और इस बात की जानकारी जो है वो भी नहीं दी कि राहत कोष के फंड का इस्तेमाल कैसे किया गया। साल 2007 से 11 के बीच में किस तरीके से ये फंड जारी हुआ अलग अलग समय पे, ये भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर कैग ऐसा कह रहा है तब भी सरकारें उसे लेकर सीरियस नहीं होती, तो ये जो फंड है फिर कहां सरकार के पास जाएगा? ये 1000 करोड़, ये 10 करोड़, ये 25 करोड़ लोगों के पास पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? मेरे को जो लगता है जी, इसमें से सिर्फ 5% अगर जनता तक पहुंच जाए तो ये बहुत बड़ी राहत होगी।
और मैं समझता हूं कि सिर्फ और सिर्फ सेना ही इसको जनता तक पहुंचा सकती है 98% तक जी। उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि हम इसको जनता तक पहुंचा पाएं। सुनील चौधरी जी, आपको भी लगता है ये पैसा नहीं पहुंच पाएगा जनता तक? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा। अगर पैसा जनता तक पहुंच जाएगा तो मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम में लोगों को इतना फायदा हो जाएगा कि जो मकान टूटे हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास आशियाना नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं बचा, वो खुले आसमान के नीचे हैं। भाई फौज के टेंट में कब तक रहेंगे? फौज भी टेंट में कब तक रखेगी? उन्हें कहीं ना कहीं तो सर छुपाने जगह मिलेगी। तो अगर सारा पैसा लग जाएगा तो मैं समझता हूं कि सबका, एटलीस्ट जिसका खोया वो तो मिलेगा नहीं, जिसका जो जा चुका नहीं, पर एटलीस्ट उसे अपनी जिंदगी बसर करने में, क्योंकि वहां कोई रोजगार नहीं पहाड़ों पे जी, कुछ भी नहीं है पहाड़ों पे तो वो क्या मंदिर है, मंदिर था तो लोग आ जाते थे तो उनका जो है थोड़ा सा वो पर्यटन चलते काम चल जाता था। मंदिर भी अब मैं समझता हूं इन सबको पटरी में लाने के लिए एटलीस्ट 6 महीने लग जाएगी, जब ये पूरा पैसा वहां लगेगा। अगर पूरा पैसा नहीं लगेगा तो मैं समझता हूं कि ये हाल वहां 2 या 3-4 साल तक ऐसे ही चलता रहेगा। हर्ष डोभाल जी, आपने कई ऐसी कवरेज भी की है नेचुरल क्लाइमेट को लेकर उत्तराखंड पैसे को लेकर मैं थोड़े से असहमत इन लोगों से। अगर पैसा सारी चीजों का सोल्यूशन होता जी जी तो पैसे के कारण ये हुआ, ज्यादा पैसा लगा है। कल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत हो रही है और भारत जैसे विकासशील देश इससे ज्यादा प्रभावित होंगे। लेकिन वर्ल्ड बैंक ये नहीं कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है। वर्ल्ड बैंक ये नहीं कह रहा है कि उत्तराखंड में वर्ल्ड बैंक कितने प्रोजेक्ट फंड कर रहा है जिनकी जनता खिलाफ है। हो ये रहा है कि अभी तक जो अनियमित ये सब हुआ है इतने सालों से, अभी भी मुझे नहीं लगता, जो हमारी डिबेट है कॉम्पेंसेशन रिलीफ तो होना चाहिए अभी, लेकिन पैसे से सॉल्व हो जाएगा। अब ये जो आपने देखा होगा, जो आपकी तस्वीरें दिखा रही हैं, फिर कैसे तस्वीरें दिखा रही हैं, आपकी तस्वीर दिखा रही है कि एक स्लोप है, आपको पता है कि रिवर कीप शिफ्टिंग इट्स कोर्स, नदी दूसरी तरफ जाएगी और वहां पे अलाउ कर दिया आपने मकान। मतलब एक बड़े स्तर पर पूरे नदी के किनारे अनियमित इलीगल जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन हुई है और माइनिंग वहां पे हो रही है, टनलिंग वहां पे हो रही है, सैकड़ों आप बांध बना रहे हैं जी। आपको समझ नहीं आ रहा अभी तक, सैकड़ों बांध बनाए जा रहे हैं उसके ऊपर 300 से 350 बांध बने हुए हैं। जब तक बैठ के, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब ज्यादा टाइम है, ये जो ट्रेजेडी है इसमें केवल उत्तराखंड के लोग नहीं, इसमें बाहर के लोग हैं और ये ट्रेजेडी मुझे लगता है कि समय आ गया, अब टाइम नहीं ज्यादा सोचने का कि 10 साल बाद, पहले 100 साल बाद इस तरह की बड़ी आपदा आती थी, अब बहुत जल्दी जल्दी आ रही है। मुझे लगता है समय कम है और इस तरह की आपदा की रेलेवेंस, इसकी प्रासंगिकता केवल उत्तराखंड या किसी हिमालयी राज्य तक नहीं है, इसका प्रभाव नीचे तक है हर मायने में। चाहे लोग ऊपर जाते हो, चाहे वहां से मलबा आता हो, चाहे पानी आता हो। मुझे लगता है कि हिमालय को लेके नीतिकारों को, ये बात भट्ट साहब भी कह रहे हैं कि अलग से कुछ होना चाहिए, केवल आपदा प्रबंधन नहीं, केवल आपदा नहीं। अभी हम जो रिएक्शन वाली बात कर रहे हैं कि डिजास्टर हो जाए फिर मैनेजमेंट कैसा हो, तो होना ही चाहिए, लेकिन डिजास्टर कम हो या ना हो उसके लिए हमें वहां पे किस तरह के कदम उठाने चाहिए। हमने पिछले 20, 30, 40 सालों में क्या क्या हिमालय पूछ लेते हैं जब तक ये नहीं होता है तब तक। शकील अंसारी साहब, अभी तो फिलहाल आपकी सरकार वहां एक ही साल हुआ है, फिर भी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ तो होता, कुछ तो बदलाव होता, क्योंकि बहुगुणा जी जब वोट मांगने जा रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी बातें की थी पहाड़ के बारे में, वो हमसे आपसे हम सबसे बेहतर जानते हैं। क्या आपकी सरकार कुछ भी कर रही है पहाड़ के लिए, कुछ भी ऐसा जिससे इस तरीके की आपदाओं से बचा जा सके, या उनके आने पर तैयारी कम से कम इतनी हो कि नुकसान जो है उसको कम किया जा सके, घाटा जो है उसे कम किया जा सके? अगर कुछ कर रही है तो प्लीज हमें बताएं, क्योंकि हमारी चर्चा में बार बार निकल के ये आ रहा है कि सरकार कहीं कुछ नहीं कर रही। देखिए, हेलो जी जी, आपका कनेक्टिविटी आज एकदम ठीक नहीं है, इसलिए आप मेरी एक बार बात सुन लीजिए और फिर हम समझते हैं कि हमको छोड़ दीजिए। कहिए सर। इसलिए कि जब हम अपनी बात बोलने के लिए होते हैं, ये कनेक्शन आज नहीं, आपका सिस्टम ठीक नहीं काम दुर्भाग्यवश सर, तो इसलिए मुझे बोल लेने दीजिए। जी जी, लेकिन कोई नहीं, आप कहिए बात बोल लेने दीजिए जितनी देर हो सकता है। हम सबसे पहली बात ये कहते हैं, मैंने अपनी पहले ही कहा था कि जब भी कोई दुर्घटनाएं होंगी, आपदाएं होंगी, सरकार को जिम्मेदार बनाना या सरकार को जिम्मेदारी ठहराना ये कोई बुरी बात नहीं है। डेमोक्रेटिक हुकूमतें हैं, इसमें करेंगे। कहीं हम बादशाह को कल थोड़ी कहते थे जी, या किंगशिप जहां है। हेलो जी जी, कहिए कुछ नहीं, छोड़ दो। तो शायद किसी टेक्निकल फॉल्ट के चलते अंसारी जी से बात नहीं हो पा रही है, उनसे बातचीत करने की फिर से कोशिश करेंगे। अंसारी जी बार बार एक बात कह रहे हैं कि सरकार को जिम्मेदार ठहराना गलत नहीं है, तो फिर किसको जिम्मेदार ठहराएंगे आप ऐसी चीज के लिए? भट्ट साहब, आपसे ये मेरा सवाल। पहाड़ में जो हो रहा है वो इस देश के ज्ञात इतिहास में सबसे बड़ी त्रासदी है जी। चाहे वो हताहत होने की बात हो
किसी भी युद्ध में अभी तक भी इतने आदमी हताहत नहीं हुए, जितना मैं समझता हूं। ये रिपोर्टें धीरे धीरे आएंगी, छन के आएंगी, और निश्चित रूप से हमको वो सब आंकड़े इकट्ठे करने चाहिए जो भविष्य के लिए कारगर होंगे। और उसमें मेरे को जो लगता है कि इतने बड़े बड़े बांध बने, रिजर्वर बना, क्योंकि नया पहाड़ है, वाष्पन से कुछ खतरे उत्पन्न हुए, वाष्पन होकर वहां बादल फटे, उसमें मीथेन जो निकल रहा है, उस मीथेन की भी एक प्रतिक्रिया है वहां पे, जो सब कुछ हो रही है। और तीसरी बात, ग्लोबल वार्मिंग और मीथेन के चक्कर में हमारा एवलांच, जो हिम शिखर के टूटने वाली घटनाएं हो रही है, ये पहाड़ पे हो रही है। भारत में एवलांच मैनेजमेंट का सिर्फ मिलिट्री कोर ग्रुप ने कुछ अध्ययन किया है, और उसको भी मैं समझता हूं अभी तक लागू नहीं हुआ है। और मिलिट्री कोर ग्रुप की वो जो रिपोर्ट है कहां पर है, सरकार बता सकती है। यानी एवलांच मैनेजमेंट का कहीं कुछ नामो निशान है नहीं, कोई और सिस्टम खास करके हिमालय क्षेत्र में सिर्फ हिमालय के रहने वाले तो दुनिया की कुछ सबसे बड़ी जो रेंज है पर्वतों की कहते हैं, जिनमें से हिमालय हमारे पास है, जिस देश में है उस देश में एवलांच के लिए कोई सिस्टम नहीं है, लैंडस्लाइड को लेकर कहीं कोई जागरूकता नहीं दिखती है वो चीजें, लेकिन लोगों को कैसे उनके नजदीक जाने से रोका जाए या कैसे उनका खलल कम किया जाए, इसे लेकर कहीं कोई नीति नहीं है। भट्ट साहब, मैं आपको बिल्कुल मौका दूंगी, लेकिन फिलहाल विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका विजेंद्र गुप्ता जी। चर्चा जो चल रही है वो इसी बात पर कि क्या उत्तराखंड सरकार सोई हुई है, सुस्त है, बार बार मौसम विभाग बार बार दूसरे लोगों से बताएं कि आप एक ऐसे राज्य में हैं जहां पर स्थिति जो है हमेशा प्रकृति जो है वो खिलवाड़ करती है। पिछले 5 साल का अगर आंकड़ा देखें तो आज तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं नेचुरल क्लैमिटीज के चलते। क्या आपको लगता है बाकी उत्तराखंड सरकार ऐसी बातों को लेकर सोई हुई है, सुस्त है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। और प्राकृतिक आपदा, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्राकृतिक आपदा के कारण उत्तराखंड की अंदर ये स्थिति उत्पन्न हुई है। लेकिन प्राकृतिक आपदा के तुरंत बाद प्रशासन को जितनी मुस्तैदी से हरकत में आना चाहिए था वो हम सब ने महसूस किया है। पूरा देश ये महसूस कर रहा है कि प्रशासन सुस्त पड़ा था, और कई दिन तक प्रशासन की जो गतिविधियां जितनी तेजी से होनी चाहिए थी वो ना होने के कारण सैकड़ों लोगों की मृत्यु अतिरिक्त हो गई। यानी कि उन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा जो प्रशासन के सही समय पर एक्टिव ना होने के कारण जो लोग इस पूरी घटना का इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं आप विजेंद्र गुप्ता जी? इसके लिए जिम्मेदार आपको फिलहाल कौन नजर आ रहा है? देखिए, मैं समझता हूं कि ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। नहीं, लेकिन फिर भी देखिए, बहुत ये आरोप वाली बात नहीं है। हम कह रहे हैं कि अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी हुई, 50-60 हजार लोग फंसे हुए थे, हजारों लोग मर गए, कईयों का पता नहीं है, कुछ नहीं जानते हम उनके बारे में, वो है या नहीं है। स्थिति बड़ी विभत्स है इस वक्त। उसमें आप कह रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप, हम आरोप प्रत्यारोप की बात ही नहीं कर रहे। हम ये पूछ रहे हैं एक जिम्मेदार पार्टी की तरफ से आपसे हम बात करते हुए ये पूछ रहे हैं स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? आपने पूछा जी, इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? जी, जो लोग जिम्मेदार हैं वो अपना आत्मनिरीक्षण करें। नहीं, कौन? आप भी तो देश की, आप देश की 2 सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों में से एक से आते हैं, आप बताएं कौन? ना बात पूरी होने दीजिए मेरी, मुझे अपनी बात पहले पूरी करने दीजिए। देखिए, ये जो लोग जिम्मेदार हैं पूरा देश जानता है। मैं विपक्षी पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में आपसे बात कर रहा हूं। जी। निश्चित रूप से मैं वो नाम लूंगा, मैं उन लोगों को दोषी ठहराऊंगा तो पक्ष के लोग निश्चित रूप से इस पर रिएक्ट करेंगे। लेकिन उनको ये समझना चाहिए, ये अपने जहन में बिठा लेना चाहिए कि आत्मनिरीक्षण कर लेना चाहिए कि आप लोग सत्ता में हैं जी, आपकी सीधे तौर पर जिम्मेदारी बनती है कि ये त्रासदी में मरने वाले लोगों को बचाने की कोशिश जो होनी चाहिए थी वो समय रहते नहीं हुई। लोगों तक राहत सामग्री पहुंचनी चाहिए थी, वो नहीं पहुंची। और सरकार के ढीले रवैये के कारण जिस प्रकार की ये आपदा कई गुना लोगों को परेशानी का सबब बनी, उसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं वो नहीं। लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी, आपकी सारी बातें सही हैं, लेकिन हम इतने समझदार नहीं है कि आपके इशारों को समझ सकें। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि कौन है जिम्मेदार? आपको तो कोई खतरा नहीं है। मुझे लगता है कि आप आपको थोड़ी कोई खतरा है। आप समझना नहीं चाहते
और सुनील चौधरी जी, आपको लगता है विजेंद्र गुप्ता जी नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, और नहीं नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा, या नाम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? विजेंद्र जी पता नहीं क्यों नाम नहीं लेना चाह रहे। हाँ। सबको मालूम है सेंट्रल में कांग्रेस, उत्तराखंड में कांग्रेस। हाँ। वो उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिसने गलती की है एटलीस्ट उसको मंथन तो करना चाहिए कि इतनी सी गलती से कितने लोग मरे, जिनकी जान गई उनके दिल से पूछो कि उन पे क्या बीत रही है विजेंद्र जी। और आप कहते हुए सोच रहे हैं कि आप नाम लेना लें, बुराई लेना लें, इसमें बुराई भलाई की बात नहीं कर रहे, इसमें ये बात कर रहे हैं कि चिंतन करना चाहिए उन लोगों के अंतरात्मा से कि अगर ये सुधार कर लेते, क्योंकि आगे ये तो बारिश तो आप पे रुकेगी, बारिश तो हमेशा आती रहेगी। अगर आप यहाँ पर चर्चा करते वक्त ये नहीं समझ पा रहे कि कौन लोग जिम्मेदार हैं, नहीं हम ये नहीं समझ पा रहे कि आप क्यों नाम लेने से घबरा रहे हैं विजेंद्र गुप्ता जी। मैं समझता हूँ कि चर्चा का कोई अर्थ ही नहीं है। नहीं हम चलिए आपके लिए नहीं होगा, मैं इस बात को छोड़ती भी हूँ। यहाँ पर कोई नाम ले, कोई किसी का आरोप करे, फिर उधर से कोई जवाब आए, ये उसका समय नहीं है। ये कह रहे हैं कि वर्तमान में जो सत्ता में है उसकी जिम्मेदारी है, मान लीजिए, भूल जाइए कौन नहीं है, जो लोग जिम्मेदार है वो आत्मनिरीक्षण करें, वो किस स्थिति में। विजेंद्र जी आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप बताएं तो कौन जिम्मेदार है। आप ये क्यों डर रहे हैं? नाम लेने से फांसी चढ़ा देंगे आप मेरे नाम लेने से उनको बर्खास्त कर देंगे? हम कुछ नहीं करेंगे। तो विजेंद्र जी आप विजय बहुगुणा को बर्खास्त कर देंगे? कोई ऐतराज नहीं है, हमें ये समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देंगे। खास वजह है क्या? आप बताइए। बात यहाँ बर्खास्त की नहीं हो रही है। क्या बीजेपी की सरकार में सवाल ये है कि क्या उनको फांसी पर चढ़ाएंगे? हो या कांग्रेस, हर सरकार ने हजारों लोग जो मर गए, जो लोग लापता है, निवासियों को, जिनके घर वाले आज पूरी तरह से परेशान है, दुर्भाग्यवश भारत के अन्य राज्यों के लोगों को भी खामियाजा भुगतना पड़ा। मैं इसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रकृति और उस परमात्मा को दोषी ठहरा सकता हूं और किसी को नहीं। तो भट्ट साहब आपको नहीं लगता कि बीजेपी और कांग्रेस की, अभी आपने कुछ देर पहले ही चर्चा में कहा था कि दोनों सरकारों की अपनी अपनी जगह गलती है, एक्शन होता है, नेचुरल क्लैमिटी को आप रोक नहीं सकते, उससे होने वाले नुकसान को तो आप रोकेंगे, और ये जिम्मेदारी किसकी है? किसी प्रदेश की सरकार की ही जिम्मेदारी है ना। किसी को तो आप जिम्मेदार ठहराएंगे, किसी को तो ठहराना होगा। बीजेपी भी 5 साल से ज्यादा वहां सत्ता में रही जी, वो भी कुछ काम कर सकती बीजेपी और कांग्रेस, और इस पूरे क्षेत्र में काम कर सकती थी। केदारनाथ की यात्रा हर साल होती है, कोई इसी साल पहली बार नहीं हुई राज्य बनने के बाद, क्योंकि वहां 6 साल के आसपास बीजेपी भी सत्ता में रही, उसके भी 3 मुख्यमंत्री वहां पे रहे, और यहाँ गुप्ता जी भले बोल रहे हैं कि हम इशारा कर रहे हैं और आप समझ लो और ये समझ लो, उनका इशारा उन सब मुख्यमंत्री इशारे हमें आते ही नहीं समझ में, ना इशारे हमें आते ही नहीं भट्ट साहब समझ में। जी आप लोगों की मौत पर राजनीति रोटियां नहीं, राजनीति नहीं, राजनीति करना चाहते। विजेंद्र गुप्ता साहब, राजनीति तो तब है जब आप दोषी का नाम ना ले, दोषी का नाम आप खुल के ले, तो फिर किस बात की राजनीति? लोगों की मौत। सुनील चौधरी साहब, क्या मैंने गलत कहा? राजनीति तब है जब आप खुल के नहीं बोले। विजेंद्र जी, राजनीति तो आप इशारा करके पता नहीं किधर बता रहे हो। मैं समझता हूँ ये चर्चा सार्थक चर्चा नहीं हो रही आपके यहाँ। विजेंद्र जी कहूँगा आपके चैनल पर सार्थक चर्चा नहीं। आप भाजपा कांग्रेस करके लोगों की मौत का मजाक बना रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं विजेंद्र गुप्ता जी, हम ये कह रहे हैं कि हजारों लोग मर गए, लेकिन सरकारें न बीजेपी न कांग्रेस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कौन लोग। आप ये नहीं कह रहे विजेंद्र गुप्ता जी, आप ये नहीं कह रहे कि बहुगुणा जी को अपने पद छोड़ देना चाहिए, वो क्यों तैयार नहीं थे, उनकी टीम क्यों तैयार नहीं थी, आप ये नहीं कह रहे जी? क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? ये मैं अपने मुंह से क्यों कहूँ? विजेंद्र गुप्ता जी 5 साल तक आपकी सरकार थी, 3 मुख्यमंत्री बदले, ढेर सारे प्रोजेक्ट आप लोग ले आए, करोड़ों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर आप वहां उठा के ले आए, प्रकृति को नुकसान पहुंचा, हालात आपने ऐसे कर दिए कि आज प्रकृति खुद को बैलेंस करने के लिए लोगों की जान ले रही है। ये हालात आपने और कांग्रेस ने बनाए हैं, ये हालात हमने नहीं बनाए हैं। आपने जो स्थिति खड़ी कर दी है, लोग उसके लिए खामियाजा भुगत रहे हैं। विजय बहुगुणा जी प्रधानमंत्री से मिलकर ये बताते हैं कि आपदा है, लेकिन कहीं उनका कोई कंसिडरेशन दिखता नहीं है। विजेंद्र गुप्ता जी, आप सिर्फ नहीं, विजेंद्र गुप्ता जी, मैं एक तरफा बात, विजेंद्र जी, जो लोग मरे हैं, विजेंद्र जी हमारी बात भी, विजेंद्र जी जो लोग मरे हैं, अगर आपको उनकी फिक्र होती तो आप लोग सबसे पहले जाके एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाते वहां पर कि आइंदा से अगर कभी कोई नेचुरल क्लैमिटी हो तो लोगों की जानें इतने हद तक ना जाए। यही स्तर रह गया चर्चा का। नहीं, चर्चा का स्तर तो ये है कि आप लोग खुल के कुछ कह नहीं रहे हैं।
आप लोग खुल के कुछ कह नहीं रहे। सुनील जी, विजेंद्र जी हमारी बात भी जरा सुनिए आप। लेकिन विजेंद्र जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि बतौर राजनेता मुझे आपसे और सच की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। विजेंद्र जी हमारी सुनिए जरा, आप चर्चा में लेट आए। जी जी, 14 मौसम विभाग ने ये कहा कि 14 तारीख को बता दिया गया था सेंट्रल स्टेट गवर्नमंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को कि 14 तारीख को बहुत तेज बारिश होगी जी, और इतनी तेज बारिश होगी, कृपया करके ध्यान रखिएगा। और आपने देखा होगा कि पिछले महीने 2-3 महीने से बहुत तेज बारिश हो रही है, वो मौसम विभाग की सारी बातें सच हो रही है। हमारा कहना यह है कि जब 14 तारीख को मालूम चल गया था कि बारिश होने वाली है और तेज बारिश होने वाली है, तो क्यों तैयारी नहीं थी? लोगों को आगे जाने दिया, उन्हें रोक देते। हम आप यहाँ राजनीति नहीं कर रहे, एक सच जो पब्लिक जानना चाहिए। पब्लिक सबको पता है, ये किसी नहीं पता, जिनके मरे उन्हें नहीं पता कि क्या हुआ है, ये हम भी जानते हैं। ऐसा नहीं है, ये बहुत दुखद घटना है, राजनीति नहीं हो रही, यह चिंतन हो रहा है कि क्या गलती हुई। और अश्विनी चौबे जी आप ही की पार्टी से हैं, वो आके बता रहे हैं कि क्या स्थिति है, लेकिन आप नहीं कहना चाह रहे हैं। हमें तो बहुत तकलीफ होती है। नहीं तकलीफ, अभी आपसे पहले तकलीफ होती है बीजेपी आपसे पहले शकील जी थे, उन्होंने भी बात को बोला। आपसे पहले शकील जी लाइन पे थे, उन्होंने भी बात को बोला कि हाँ कहीं तो गलती हुई है। और आप पता नहीं इस बात को कहां ले जा रहे हैं। आप तो सोच रहे हैं इसको राजनीति की कोई बात ही नहीं हुई है, और आप इस बात को कहां घुमा के ले गए। आप बताइए कि भाई ये गलती है, इसमें ये समाधान हो सकता है, इसमें ये हमको करना चाहिए, ऐसे रोकना चाहिए, बात ये हो रही है। नहीं बिल्कुल, और मुझे लगता है कि चर्चा को यहीं पे खत्म करना होगा। विजेंद्र गुप्ता जी, आपकी कुछ मजबूरी होगी जो आप दोषियों का नाम इतना खुलकर नहीं लेना चाह रहे हैं और किसी और जाने वाले हैं, लेकिन मुझे बतौर राजनेता मैं आपसे अब इससे ज्यादा सच की उम्मीद नहीं कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हर्ष डोभाल जी आपका भी शुक्रिया, सुनील चौधरी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तर्क रखने के लिए, जगदीश भट्ट साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल वन। अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते